कहानी की शुरुआत में हम एक 19 साल लड़की बिल्डोजर गर्ल गू को देखते हैं। गू खुद को एक गैंगस्टर समझती थी, इसीलिए उसने अपने स्कूल की लड़कियों को बहुत ही ज्यादा मारा और अब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है, जहां पर उसे गू के टीनेजर होने की वजह से उसे 10 घंटे एंटीवायरस क्लास और 40 घंटे के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की सजा सुनाते हैं। इसके बाद गू जब अपनी सजा काट कर घर जा रही थी तो उसे वही लड़कियां दिखाई देती जिन्होंने गू के खिलाफ केस दायर किया था। गू उन्हें देखकर उन्हें बहुत ही ज्यादा पीटती है। फिर गू अपने वालिद के रेस्टोरेंट में जाकर कैश काउंटर से कुछ पैसे लेकर बाहर जा रही थी कि गू के डैड चिल्लाने लगते हैं क्योंकि उनके हाथों पर तेल गिर गया था। उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वो अपने डैड के बिल को देखकर कहती है कि ये पैसे आप डैड के हेल्थ इंश्योरेंस से ले लेना, जिस पर वो कहते हैं कि तुम्हारे डैड का इंश्योरेंस सस्पेंड कर दिया गया है, इसीलिए पैसे आपको देने पड़ेंगे। जिसके बाद वो अपनी जेब से अपने डैड के इलाज के लिए पैसे देती है और उसके बाद आकर अपने डैड से पूछती है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस सस्पेंड क्यों है। जिसके बाद वो अपना हेल्थ इंश्योरेंस आईडी उसे देते हैं और कहते हैं कि मैंने इसमें पैसे जमा नहीं करवाए, तुम इसमें पैसे जमा करवा दो, मैं बाद में तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। गू ऐसा नहीं चाहती थी क्योंकि उसके डैड अपने कमाई के सारे पैसे जुए में उड़ा देते थे, लेकिन उसे अपने डैड की रिक्वेस्ट पर ये करना पड़ता है। गू घर आकर अपने भाई को नहलाती है क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती होती है। उन दोनों के सो जाने के बाद गू के वालिद उनके घर आते हैं और वो अच्छी तरह से तैयार होकर किचन से चाकू लेकर कहीं चले जाते हैं। अगले दिन कॉलेज जाकर गू पढ़ाई की बजाय अपने घर के एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट करने लगती है। वो अपने कॉलेज से निकल ही रही थी कि उसे एक पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है। वो बताता है कि तुम्हारे वालिद किसी पर चाकू मारकर फरार हो रहे थे और फिर गाड़ी लेकर उन्होंने किसी को टक्कर मार दी और उनका भी एक्सीडेंट हो गया और अब वो हॉस्पिटल में है। जिसके बाद गू हॉस्पिटल जाती है जहां उसके वालिद बेहोश पड़े थे। वहां पर एक पुलिस ऑफिसर भी आता है और गू को उसके डैड का एक्सीडेंट के दौरान मिला हुआ सामान देता है और उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे डैड किसी की कार चुराकर भाग रहे थे और तभी उन्होंने किसी को टक्कर भी मार दिया और फिर खुद भी कार के साथ ब्रिज के नीचे गिर गए। फिर वहां पर एक इंश्योरेंस कंपनी से एजेंट आता है। वो गू को बताता है कि तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट एक कार चुराते हुए हुआ था और इसीलिए हम इंश्योरेंस के पैसे तुम्हें देने की बजाय उन्हें देंगे जिसे तुम्हारे डैड ने कार से टक्कर मारी थी, क्योंकि उस आदमी ने इंश्योरेंस हमारी ही कंपनी से करवाया हुआ है। इसके बाद अपने डैड के ठीक होने तक वो दोबारा से अपने काम पर चली जाती है, लेकिन उसे बीच में बार बार कोई कॉल करके पूछ रहा था कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं। को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मेरे डैड मर गए हैं और मुझे बार बार तंग करना बंद करो। काम खत्म करके जब वो घर जाती है तो देखती है कि कुछ लोग उसके घर को देख रहे हैं। उसके पूछने पर वो बताती हैं कि मैं मिस्टर जोई की भतीजी हूँ और मैं इस घर पर रहने आई हूँ और मिस्टर जोई ने ये जगह अब हमें दे दी है। इसके बाद गू एक चाकू लेकर उन लोगों को घर से डरा कर बाहर भगवा देती है। उसके बाद वो फौरन अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहाँ एक नर्स उसे देखकर उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर तुम कहाँ थी। तुम्हारे डैड को होश आने के बाद वो अचानक से नीचे गिर गए और अब 1 घंटे से डॉक्टर्स उनके सर की सर्जरी कर रहे हैं। ये सुनकर गू बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और अपने डैड के सामान को चेक करने लगती है। वहाँ पर वो अपने डैड का फोन चेक करती है, जहाँ उसके डैड के मोबाइल पर बहुत सी मिस्ड कॉल आई हुई थी, जिनमें से एक नंबर प्रेसिडेंट मिस्टर जोई का था। उसे कॉल करने पर वो नंबर बंद आता है कि तभी डॉक्टर आता है और उसे बताता है कि तुम्हारे डैड कोमा में जा चुके हैं। 2 से 3 दिनों में अगर उन्हें होश आ जाता है तो ठीक, वरना वो कभी नहीं उठ पाएंगे। उसके बाद गू उस जगह जाती है जहाँ उसके डैड का एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल वो ये पता करना चाहती थी उसके डैड से दूसरे शख्स को कैसे मारा और उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। इसके बाद वो सीधे उस लड़के से मिलने जाती है जिसे उसके डैड ने टक्कर मारी थी। दरअसल उस लड़की की मॉम ने ही गू के डैड पर केस किया था। गू उसे बताती है कि मेरे डैड ने ये जानबूझकर नहीं किया, वहाँ पर कोई ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं थी और ये सिर्फ एक हादसा था और ऐसे में वहाँ पर किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता
करता है, लेकिन वो औरत गू के डैड से अपना केस हटाने को साफ मना कर देती है और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देती है, जिस पर गू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने लगती हैं कि तभी नर्सेज आकर उन्हें बचा लेती हैं और गू को वहाँ से ले जाती हैं। लेकिन जैसे ही लड़की की गर्लफ्रेंड वहाँ से जाने लगती है तो गू उसे रोक कर पूछती है कि आखिर उस एक्सीडेंट वाले दिन क्या हुआ था, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और वहाँ से जाने लगती है। इसी बीच जब गू उसे रोकने की कोशिश करती है तो गू को महसूस होता है कि एक्सीडेंट के दौरान उसे जो चोट लगी थी उससे वो दर्द नहीं दे रही। गू उसकी पट्टी हटाकर उसे चेक करती है, लेकिन वहाँ पर तो कोई जख्म का निशान नहीं था और अब गू समझ जाती है कि वो सिर्फ उसके डैड की इंश्योरेंस के पैसे खाने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। जब वो दोबारा उस लड़के और उसकी माँ से मिलने जाती है तो देखती है कि वो लड़का डिस्चार्ज हो गया है। उसके बाद वो फौरन पुलिस स्टेशन जाती है और वो ऑफिसर को बताती है कि उन लोगों ने सिर्फ मेरे डैड के इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए ज्यादा बीमार होने का नाटक किया और वो ऑफिसर को सारी बात बता देती है कि तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आकर उसके सर पर एक टपली मारता है और कहता है, बदमाश, अब तुमने किसके साथ झगड़ा किया, जिस पर गू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस ऑफिसर से बदला लेने के लिए ठीक उसी तरह उससे भी टपली मारती है। फिर ऑफिसर बियोंग गू से पूछते हैं कि तुम्हारे डैड कोरियन इक्विपमेंट ट्रेडिंग में क्या करते थे। गू बताती है कि 8 साल उन्होंने वहाँ पर काम किया और वहाँ से मिले पैसों से उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोला और वहाँ के मालिक से खरीदी हुई जमीन पर उन्होंने अपना रेस्टोरेंट और हमारा घर बनाया। जिस पर वो ऑफिसर बताता है कि तुम्हारे डैड ने जिस लड़की पर चाकू से हमला किया वो उसी कंपनी की थी और जो कार चोरी की थी वो भी उस कंपनी के सीईओ की थी। गू उसके बाद जब घर जाती है तो वहाँ पर उसके डैड के रेस्टोरेंट में काम करने वाले तमाम लोग जमा थे। वो गू से उसके डैड के बारे में पूछते हैं, जिस पर गू कहती है कि वो अभी तक हॉस्पिटल में है, जब वो आ जाएं तो तुम लोग उनसे पैसे ले लेना। इन एम्प्लॉयज को उसके डैड ने 1 महीने से सैलरी नहीं दी थी और अपने डैड के एक्सीडेंट के बाद से गू ने रेस्टोरेंट भी बंद कर दिया था। इसके बाद गू अपने कमरे में जाकर अपने डैड के मोबाइल से मिस्टर जोई को दोबारा से कॉल करने लगती है, लेकिन फिर से उनका फोन बंद आता है। अगले दिन गू मिस्टर जोई के कंपनी में चली जाती है और उनसे कहती है कि मैं बोजिंग की बेटी हूँ, जिस पर मिस्टर जोई उसे कहते हैं कि तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हारे डैड होश में आए या नहीं, मैंने सुना है कि उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की। जिस पर गू कहती है कि नहीं, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। जिसके बाद प्रेसिडेंट वहाँ से जाने लगते हैं। गू उनके पीछे जाती है और उनसे पूछती है कि मेरे डैड यहाँ पर क्यों आए थे, जिस पर वो उसे अपनी कार में आकर बैठने को कहते हैं। अब गू पूछती है कि आपको मेरे डैड ने क्या कहा था, जिस पर वो बताते हैं कि मैंने उनसे रेस्टोरेंट और घर खाली करने को कहा था क्योंकि लिस्ट कंप्लीट हो गया। गू कहती है कि लेकिन वो जगह तो मेरे डैड की है, जिस पर मिस्टर जोई कहते हैं नहीं, वो जगह मेरी है और मैंने तुम्हारे डैड को वो लिस्ट पर दी थी जब वो 8 साल पहले मेरी कंपनी में काम करते थे, इसीलिए अब अपना तुम सामान पैक करो और वो जगह खाली कर दो। फिर प्रेसिडेंट कार से निकलकर अपनी रैली में चले जाते हैं। फिर गू कार से उतरकर उनके पीछे जाती है और उनसे पूछती है कि अगर ऐसा था तो उन्होंने आपकी कार क्यों चुराई, जिस पर मिस्टर जोई के गार्ड्स उसे खींचकर दोबारा से कार में ले जाते हैं। जब गू घर आती है तो देखती है कि उसके रेस्टोरेंट का सारा सामान टूटा बिखरा पड़ा है और उसका भाई रोते हुए उसके गले लगता है। वो देखती है कि उसका घर सारा टूट फूट गया है, इसीलिए वो अपने भाई को लेकर अपनी आंटी के यहाँ चली जाती है। उसकी आंटी उसे पानी देती है और पूछती है कि इतनी रात को वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर वो अपनी आंटी से कहती है कि क्या आज की रात हम यहाँ रुक सकते हैं। उसकी आंटी कहती है कि जरा मुझे देखने दो हमारे पास ब्लैंकेट हैं कि नहीं। आंटी की ये बात सुनकर उसे लगता है कि शायद आंटी बहाने बना रही है, इसीलिए वो अपने भाई को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उनकी आंटी उन्हें रोकने के लिए उसके भाई को पकड़ती है तो वो चिल्लाने लगता है। गू के देखने पर वो देखती है कि उसको तो बहुत ज्यादा स्क्रैचेस आए हुए थे, कि उसके शरीर पर तो बहुत ज्यादा चोट के निशान हैं। ये सब देखकर गू की आंटी रोने लगती है और गू को कहती है कि तुम्हारे डैड कभी बाज नहीं आएंगे, उनकी उल्टी सीधी हरकतों की वजह से मेरी बहन की जान भी चली गई और अब तुम लोगों के साथ ये सब हो रहा है। और सुना है कि अब उसने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, पता नहीं अब और क्या क्या देखना रह गया है। इसके बाद गू अपने भाई को लेकर वापस अपने घर चली जाती है और अपने डैड के
फोन को देखने लगती है। वहाँ पर उसे एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें उसके डैड चिल्लाकर किसी से बात कर रहे थे। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। दरअसल उस दिन गो के डैड चाकू लेकर मिस्टर जोई के यहाँ गए थे और उनके सामने चाकू निकाल कर रख देते हैं और उनसे कहते हैं कि आपने मुझे वो जगह 20 साल के लिए दी थी और अभी सिर्फ 8 साल ही हुए हैं। आप मुझे सिर्फ 2 साल का मौका दें और मैं आपके लीस्ट के सारे पैसे आपको लौटा दूंगा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आप मुझे इस चाकू से मार देना। जिस पर मिस्टर जोई इससे कहते हैं कि मैंने वो जगह अपनी भतीजी को दे दी है और तुम्हें फौरन ही वो जगह खाली करनी होगी। बॉन कहता है ठीक है, फिर मुझे 2 हफ्तों का टाइम दो, मैं उस जगह को खाली कर दूंगा, लेकिन बदले में मेरी जो डिपॉजिट रकम बनती है वो तुम मुझे वापस दे दो। बदले में मिस्टर जोई उसे डिपॉजिट रकम देने से मना कर देते हैं, जिस पर दोनों की लड़ाई हो जाती है और इस हाथापाई में वो बॉन का चाकू जोई की कंपनी के रिसेप्शनिस्ट के हाथों में लग जाता है। इसके बाद बाकी के लोग उसे पकड़कर बाहर लाते हैं और पुलिस को फोन कर देते हैं, लेकिन बॉन प्रेसिडेंट की कार लेकर वहां से भाग जाता है और ये सारी लड़ाई की ऑडियो वो अपने डैड के मोबाइल पे सुन रही थी, क्योंकि उसके डैड ने मिस्टर जोई के कंपनी में जाते हुए रिकॉर्डिंग ऑन की हुई थी। जिसके बाद वो सीधा जोई से मिलने उसके रेस्टोरेंट चले जाती है और वहाँ पर उसे वो रिकॉर्डिंग सुनाती है और कहती है कि अब तुम्हें मेरे घर से दूर रहना होगा और मेरे डैड से माफी मांगनी होगी। लेकिन प्रेसिडेंट के लोग उसे पकड़कर उससे मोबाइल छीन लेते हैं और उसका मोबाइल तोड़कर सूप में डाल देते हैं। प्रेसिडेंट वो सूप उस पर गिराकर वहाँ से चला जाता है। फिर गू हॉस्पिटल जाकर अपने डैड को उठाने के लिए उनके जले हुए हाथ को दबाती है, लेकिन वो नहीं उठते। वो बहुत रोती है। अगले दिन फिर वो मिस्टर जोई से मिलने उसकी रैली में जाती है, जहां सबके सामने वो उसे जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर पुलिस उसे पकड़कर थाने ले जाती है। लेकिन फिर प्रेसिडेंट का आदमी उसे छुड़ा भी लेता है और उसे कुछ पैसे देकर उससे कहता है कि ये पैसे ले लो और हमारा पीछा छोड़ दो। वो पैसे लेकर अपने घर जाती है और वहाँ से पेट्रोल लेकर सीधा मिस्टर जोई के घर जाती है। वहाँ वो उनके सामने उन पैसों पर पेट्रोल छिड़क कर उसे आग लगाने लगती है कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उससे छीनने की कोशिश करता है। प्रेसिडेंट का बेटा और वो सिक्योरिटी गार्ड उससे वो पेपर छीनने की कोशिश करते हैं। वो लोग पुलिस बुला रहे थे, इसीलिए गू वहाँ से भाग जाती है। गू जब घर जाती है तो उसका भाई रोते हुए से कहता है कि हमारे डैड कब आएंगे, क्या वो मर गए। वो रोते हुए उसे गले से लगाती है और कहती है कि मॉम ने तुम्हारा और डैड का ख्याल रखने के लिए मुझे कहा था, लेकिन मैं ऐसा ना कर पाई। वो उसको गले लगा कर रो रही थी, इसीलिए उसका भाई उसे टैटू दिखाकर उसको हौसला देता है। इसके बाद अगले दिन वो अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं। गू का भाई अपने डैड के कान में जाकर कहता है कि अगर आप जन्नत जाओगे तो मॉम से जरूर मिलना, और वो उन्हें गले लगा देता है और यहीं पर गू के डैड की मौत हो जाती है। गू भी अपने डैड की सीने से लगकर बहुत रोती है। इसके बाद गू अपने भाई को ले जाकर अपनी आंटी के घर छोड़ देती है और वो मिस्टर जोई की कंपनी में जाकर वहाँ का बिल्डोजर चलाती है और वो बिल्डोजर को चलाकर अपने घर और रेस्टोरेंट को पूरी तरह से तोड़ देती है। ये सब देखकर पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है और वो उससे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं सुनती और वहाँ से बिल्डोजर को लेकर मिस्टर जोई के घर चली जाती है। फिर पुलिस वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे बार बार बिल्डोजर रोकने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन गू को किसी की बात सुनाई नहीं देती। वो प्रेसिडेंट के घर जाकर सीधा उसके घर पर हमला कर देती है। वहाँ सोया प्रेसिडेंट डर जाता है और जान बचाने के लिए घर से बाहर आता है। अब गू एक और जोरदार हमला करती है। अब पुलिस उसे कह रही थी कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो वरना हम गोली चला देंगे। अब गू अपनी सारी ताकत लगाकर एक जोरदार हमला करने ही लगती है कि एक पुलिस ऑफिसर उसको गोली मारता है और वो गोली उसके बाजू में जाकर लगती है। अब हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गू को 18 महीने कैद की सजा सुनाई जाती है। अब 18 महीने के बाद जब गू जेल से छूटती है तो सबसे पहले उसी लड़के से मिलने जाती है जिसको उसके डैड ने टक्कर मारी थी। वो उससे पूछती है कि एक्सीडेंट वाले दिन क्या हुआ था। उस लड़की को पता चल गया था कि गू के डैड की मौत हो चुकी है। वो बताता है कि उस दिन मैं और मेरी गर्लफ्रेंड रोड पार कर रहे थे, वहाँ पर कोई भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं था और इसीलिए हमें बचाने के चक्कर में तुम्हारे डैड का एक्सीडेंट हो गया, और हमने ये सब इसीलिए किसी को नहीं कहा क्योंकि सब का इल्जाम हम पर आ सकता था। वो ये सब इसीलिए जानना चाह रही थी कि उसे लग रहा था कि उसके डैड ने सुसाइड अटेम्प्ट की है, लेकिन दरअसल ऐसा नहीं था। उसके बाद वो अपने
इसके बाद वो लड़का गू से माफी मांगता है। अब हमें कुछ वक्त बाद का सीन दिखाया जाता है। अब गू और उसका भाई एक पेंट हाउस में रहने लगे थे और अपने भाई और खुद को पालने के लिए एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी गर्ल का काम करने लगी थी। आज गू जब अपने काम पर थी तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है। इससे उसे पता चलता है कि उसके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए क्रेडिट हुए हैं। ये उस इंश्योरेंस के पैसे थे जो उसके डैड की मौत पर उन्हें नहीं मिले थे, लेकिन बाद में किसी ने बैंक की पुरानी पॉलिसीज पर केस कर दिया था, जिसके बाद कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को अपनी पॉलिसीज में बदलाव लाने और अपने सारे पुराने विक्टिम्स को उनके इंश्योरेंस के पैसे लौटाने को कहे थे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारी आज की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।